Hello everyone, my name is Sukanya Sharma and I welcome you all to this online platform. कल हमने पॉलिटी की थी, पॉलिटी का स्टार्ट किया था, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था कि कैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है ना। 1600 में बन गई थी, उसके बाद इंडिया पहुंची वो। कंपनी का बहुत ज्यादा इंटरप्शन हो गया था। जब कंपनी का बहुत ज्यादा इंटरप्शन हो गया था तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट्स आए थे जो कि 1773 से चले। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1774 में और ये एक्ट्स चले थे हमारे 1857 तक कंपनी रूल। ठीक है। अब कंपनी के बाद अब जिसका शासन आता है वो है क्राउन का। जो क्वीन विक्टोरिया होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चलता है हमारा 1858 से 1947 तक। तो आज हम ये वाला यहाँ स्टार्ट करेंगे, इसको स्टडी करेंगे और यहाँ तक इसको कवर करेंगे। ठीक है। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जितना भी आपने पढ़ा। 1858 का एक्ट आया है, इससे पहले भी कुछ एक चीज हुई थी, सिपॉय म्यूटिनी, जिसमें क्या है मतलब सिपाहियों ने विद्रोह किया। अभी तक ऐसा हो गया कि अभी कंपनी से सभी लोग तंग हो गए हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा, चाहे वो इंडिया का कोई, भारत का कोई व्यक्ति हो जो कंपनी में ही काम कर रहा हो, या भारतीय हो जो कंपनी के रूल के अंडर हो। तो हर कोई व्यक्ति, जो आर्मी वाले हो, उनको छोटे छोटे उनके अपने रीजंस थे जो उस टाइम पे बहुत बड़े रीजंस थे। आजकल तो हमें ऐसा नहीं लगता। अब अगर उनको वॉर के लिए भेज रहे हैं, उनको ओशियन पार करके जाना है ना, समुद्र पार करके उनको अलग अलग कंट्रीज के साथ वॉर चल रहे हैं, तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि हम इस चीज को अच्छा या सही नहीं मानते थे कि हमें पूरा नदी क्रॉस करके, नदी क्रॉस, समंदर क्रॉस करना को हम अपने अगेंस्ट मानते थे। ठीक है, कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बाकी जो है तिलक नहीं लगा सकते हैं। आर्मी में जो भी लोग थे, ब्रिटिश में, ब्रिटिश आर्मी के जो सिपाही थे, वो लोग तिलक नहीं लगा सकते हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। ऊपर से जब वो लड़ाइयों के लिए जा रहे थे, जो कारतूस यूज किए जाते थे, तो उसमें ये आ गया कि पिग, सुअर का मांस यूज हो रहा है, गाय का मांस यूज हो रहा है। तो ये तो मतलब इंस्टेंट रीजंस बन गए थे एकदम से कि मैसिव लेवल पे जो है इनका रिवोल्ट आ गया। तो काफी बवाल हो गया था उस टाइम पे कि एक तो देखो मंगल पांडे जी की शहादत हुई, लक्ष्मीबाई जी की शहादत हुई, और जो मुगल एम्पायर जो खुद ब्रिटिश के अंडर, ब्रिटिश की पेंशन पे वो जी रहे थे, ब्रिटिश की पेंशन पे वो काम कर रहे थे, उनका खुद की पावर तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो उनको इस म्यूटिनी में उठा के उन्होंने बहादुर शाह जफर टू, जो हमारे मुगल एम्पायर के लास्ट ही नवाब थे, उनको उठा के उन्होंने दिल्ली भेज दिया कि आप ही हमारे राजा हो, आपका ही सिक्का चलेगा आज से, आप ही राजा हो। ठीक है। तो इसको देख के कंपनी, जो अंग्रेज है, वो जाग गए कि ये सब क्या चल रहा है। बहुत बड़े लेवल पे ये रिवोल्ट हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह हुआ था 1857 का। तो उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा कि अब हम आएंगे आपके कंट्री में, हम डायरेक्ट राज करेंगे, हम अच्छे से इस चीज को, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम आपके लिए सब कुछ अच्छा करके देंगे। ये बोल के जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, इससे पहले जो है कंपनी चल रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे पहले आपने नाम देखे होंगे, चार्टर है ना, चार्टर एक्ट पढ़े ना हमने अभी सारे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 33, 53, 58 ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हमने कंपनी का चार्टर, क्योंकि कंपनी चार्टर बनी थी तब तक चार्टर में चेंजेस हो रहे थे, इसलिए वो थे चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे कंपनी का रूल तो खत्म हो चुका है, और किसका रूल है? क्राउन का। कंपनी का शासन खत्म हो चुका है और अब ताज शासन में आएगी। ठीक है।
नाम जो था गवर्नर जनरल का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो रैंक था, जो कि चेंज किया गया था, वो भी कंपनी के अंडर ही एक पोस्ट थी उनकी, तो वो भी चेंज करके अब क्या कर दिया था, वॉइस रॉय का एजेंट आ गया था। वॉइस रॉय एज अ एजेंट, किसका एजेंट, ताज का एजेंट, जो क्राउन ब्रिटिश मोनार्क जो हम कह सकते हैं, उस टाइम पे कौन थे, क्वीन विक्टोरिया, है ना। तो ओके, अब देखो इसका नाम से पता चल रहा है, वाइस वाइस होता है मतलब सेकंड, जैसे हमारे आप अगर आज देखो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो सेकंड रॉयल्टी, रॉय मतलब रॉयल्टी, रॉयल्टी से किसको ये डिफाइन कर रहे हैं, क्राउन को। उस टाइम पे ये वर्ड्स यूज होते थे, हर मेजेस्टी, रॉयल्टी, तो इनके सेकंड नंबर पे जो है ये रैंक दे दिया, सारे काम देखेगा। अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जो कि कंपनी की तरफ से देख रहा था, कंपनी खत्म होगी, कंपनी का अस्तित्व खत्म हो गया, कंपनी का जो व्यापार की चीजें थी वो तो खत्म हो ही चुकी थी। तो अभी तक तो बस कंपनी 1833 में तो वो खत्म हो ही चुकी थी। उसके बाद जो है अब कंपनी के कौन सी चीजें रह गई थी, एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही रह गई थी, कि मतलब कामकाज कैसे हो रहा है, रूल कैसे कर रही है गवर्नमेंट, एज गवर्नमेंट वो काम कर रही थी, ठीक है। तो वो चीज जो है यहाँ पे अब खत्म हो चुकी थी। अब वो चीज कौन देखेगा, वॉइस रॉय, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और हमारे पहले वॉइस रॉय बने थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और क्या हुआ था यहाँ पे, डुअल गवर्नमेंट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में, जहां पे इन्होंने डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट की थी, दोहरी सरकार स्टार्ट की थी। दोहरी सरकार का मतलब क्या था कि बोर्ड ऑफ की पॉलिटिकल चीजें देखेंगी और कोर्ट, तो ये चीजें इन्होंने अलग कर दी थी दोहरी, ये चीज इन्होंने यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट जो है खत्म कर दी, दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एक अब इन्होंने क्या किया, एक और चीज कर दी, क्योंकि अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात पहुंच चुकी थी, तो पार्लियामेंट में इन्होंने एक नई पोस्ट बना दी, ठीक है। अब तो वही गवर्नमेंट के अंडर आ गया ना, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्होंने एक नई पोस्ट बना दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की होगा, अब देखना ये क्राउन है, क्राउन के अंडर है वाइसरॉय, जो कि होगा इंडिया में, और क्राउन का पार्लियामेंट जो है, जो कि लंदन में ही है, वहां पे इन्होंने पोस्ट बनाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके साथ ही इन्होंने कहा कि ठीक है, आप अकेले नहीं तो अपने साथ 15 लोगों को और रख लो, 15 लोगों की काउंसिल भी रख ली। तो हमारे पहले जो वाइसरॉय बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद आता है 1860। अब इन्होंने क्या किया, अभी तक हम देख रहे थे कि पावर जो थी सारी वो सेंट्रलाइजेशन कर ली थी इन्होंने, जब कंपनी को उन्होंने रेगुलेट करना स्टार्ट किया, कौन से 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट जब आया कंपनी के लिए, इन पावर को सेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। जहां तक आपको याद हो, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में, यहाँ से इनकी पावर यहाँ को दे दी थी, इनका रैंक बढ़ा दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था इनको, और ऐसे ऐसे करके इनकी पावर में मैक्सिमम हो गई। अब इन्होंने सोचा कि हमने तो सारी पावर्स ले ली, प्रांतों में, प्रोविंसेस में तो हमने पावर्स रखी नहीं, और अगर कंट्री को भी हम छोड़ नहीं सकते, इंडिया को भी हमें छोड़ना ही नहीं है अभी तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा इंडियंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, भारतीयों को भी थोड़ा सा अपने काम में, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम उनके ऊपर शासन करें, ताकि उनको पता ना चले, उनको थोड़ा बहलाना पड़ेगा, अपने साथ लाना पड़ेगा थोड़ा सा, कि है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो हमने यहाँ पे पावर देखी थी कि काउंसिल बनी ना यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं
वाइसरॉय की भी वो होती है, काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। तो इंडियंस को हम इंक्लूड करते हैं, मतलब इंडियंस को भी क्या करते हैं, अंदर लाने की कोशिश करते हैं अपने। तो इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमने कार्यकारी, इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में राजा ऑफ बनारस को लॉर्ड कैनिंग ने दिए ये तीनों नाम, कि मैं जो है 3 लोगों के नाम दे सकता हूँ, हो सकता है इनके दोस्त हो, इनको जानते हो। अब उस टाइम पे क्या है, अब राजा का दोस्त राजा ही होगा, बड़े बड़े लोगों के दोस्त बड़े बड़े लोग भी होंगे, ठीक है। तो उन्होंने 3 नाम कि ये लोग हैं, इनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं कि ठीक है, जब हम लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रहेगी वाइस रॉय की, उसमें राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव जी, जो कि शायद बंगाल प्रेसिडेंसी से थे, ठीक है। तो इन तीनों को इन्होंने ऐड कर दिया वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। परिषद के गैर आधिकारिक, अभी ये यहाँ पे जरूरी है शब्द गैर आधिकारिक, क्योंकि इनका काम ये नहीं है कि बैठ के ये लॉ नहीं बनाएंगे, इनको अभी सिर्फ बैठ के ये देखेंगे, अभी लॉ बनाने का काम इनको नहीं दिया है, इनको एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड किया है ना, गैर आधिकारिक सदस्य, अब इनको अधिकार नहीं दिए इनको बनाने के। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि वॉइस रॉय को ऑर्डिनेंस की पावर भी दे दी, कि आज के आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे आर्टिकल 123 आता है हमारा ऑर्डिनेंस का, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर मिलती है कि वो ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, या ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में ना हो और जरूरी हो वो चीज आना। तो वो चीज देखो कहाँ से आई है, ये आई है 1861 के टाइम की, और ये आज भी यूज होती है, ठीक है। आज के दौरान वायसरॉय को जारी का अधिकार दिया गया, ठीक है। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हम इस चीज को फॉलो करते हैं कि पोर्टफोलियोज मतलब जैसे कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं कि ये फाइनेंस का मिनिस्टर है, ये एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर है, ये रेवेन्यूज, ये डिफेंस का मिनिस्टर है, ये एजुकेशन का मिनिस्टर है, वैसे ही इन्होंने, इनके भी जो 4 लोग थे, इन्होंने पोर्टफोलियोज बांट दिए कि आप लॉ देखना, आप फाइनेंस देखना, आप रेवेन्यू देखना, इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे 1861 के। नेक्स्ट आता है फिर 1892। अब क्या होता है, अभी इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते। अभी तक क्या था, जो इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड किए थे इंडिया के, कितने, तीन लोग जो ऐड किए थे, अब उनको क्या बोला कि ठीक है आप डिस्कस कर सकते हैं, बजट डिस्कस कर सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ जाते हैं कि बजट को डिस्कस करने की पावर कौन से एक्ट में आई थी, तो वो काउंसिल एक्ट 1892 के टाइम पे आई थी, कि जिसमें आप बजट को डिस्कस कर सकते हो, बजट के बारे में बात कर सकते हो कि नहीं हमें इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, पानी के लिए हमें कुछ बजट चाहिए, हमें एजुकेशन के लिए चाहिए, हमें रेलवेज चाहिए। तो इस, और आज भी ये चीज फॉलो होती है, जब बजट बनता है उसके ऊपर डिस्कशन होती है, मोशंस लगते हैं, है ना, तो ये चीज अभी तक फॉलो होती है। फिर क्या आता है यहाँ पे, इन्होंने काउंसिल और बढ़ा दी, जो लोग ऐड किए थे इन्होंने, अभी यहाँ पे काउंसिल पहले को थी 4, से 3 लोग जो थे वो थे। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, अब वो 16 कर देते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम अपने पार्लियामेंट में देखें तो 543 है ना। तो ये देखो 4 से ये शुरू हुआ था, अब ये 16 में पहुंचा, अब इसको हमने कहाँ पहुंचाना है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये काफी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, या ये वाला एक्ट है जिसमें सांप्रदाय का बीज बो दिया था एक तरह से। इस एक्ट को पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, पार्लियामेंटो सुधार। और क्या था इसमें, काउंसिल को इंक्रीज कर दी कि और लोग इसमें ऐड कर दिए कि ठीक है अभी काम भी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट काम कर रही है तो उनका काम भी बढ़ रहा है, तो वो लोग भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन अभी तक क्या था, जो कौन बने इंडिया से, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, कानून सदस्य के रूप में
नामांकित मतलब एज अ लॉ मेंबर वो ऐड हुए हैं, ठीक है। और ये पहले भारतीय बने जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन हुए वॉइस रॉय। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस एक्ट की है वो है 1909 के एक्ट की, कि इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट्स मतलब की शुरुआत की। डिवीजन यहां से स्टार्ट हुआ, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी कि डिवीजन होता है या कुछ कुछ किसी को अलग तरह से ट्रीट नहीं किया। पहली बार क्या हुआ, मुस्लिम्स को लिए इन्होंने अलग इलेक्टोरेट्स दे दिए। अब रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट्स में फर्क है। रिजर्वेशन में तो होता है कि वो सीट उन्होंने रिजर्व कर दी और सभी लोग उसके लिए वोट करेंगे, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये होता है कि आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी के हो तो सिर्फ मुस्लिम ही उस सीट के लिए वोट करेगा और कोई भी उस चीज के लिए वोट नहीं कर सकता। मुस्लिम ही उस सीट के लिए खड़ा होगा और मुस्लिम ही उस सीट के लिए वोटेगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। आगे इन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स और लोगों को भी दिए, लेकिन स्टार्टिंग जो है इनसे हुई और पहले दिए गए थे मुस्लिम्स को, ठीक है। इसलिए मिंटो को जो है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स भी कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक। कौन थे? मॉर्ले मिंटो। इसमें मॉर्ले जी जो थे वो थे क्योंकि जो लंदन में, और मिंटो थे वॉइस रॉय हमारे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दो नाम वही है कि जो मोंटेग्यू है वो है हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और हेल्म्सफोर्ड है हमारे। तो ये एक्ट आया था 1919 में, लेकिन इसको लागू किया 1921 में। इसमें इन्होंने क्या किया कि सब्जेक्ट बांट दिए, ठीक है। एक ऐसे डायर की इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट कैसे बांटे, जैसे अभी तक तो सेंटर का काम पूरी कंट्री जितनी भी थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर जितने भी जगहें आती थी, प्रोविंसेस आते थे, वो सेंटर से उसको काम करते थे। अभी उन्होंने उस चीज को डिवाइड कर दिया है कि सेंटर वाला अलग कर दिया और प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स अलग कर दिए। उसमें भी इन्होंने क्या किया कि ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट अलग कर दिए। अब ये क्या चीज है, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं ये दे दिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के हाथ में, कि आप लोग इसमें जो प्रोविंसेस है, जो प्रांत है, वो लोग इस पे अपने हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हो। जो भी आपको कानून बनाने आप बना सकते हो, जैसे कि एजुकेशन हो गया, लैंड हो गया, जमीन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आपको जो भी कानून है आप बना सकते हो। लेकिन रिजर्व में इन्होंने ये सब्जेक्ट रख लिया गवर्नर के पास, कि इसका काम जो है गवर्नर जो है अपने, इसमें आप लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जो लोकल लोग वो इसमें कोई अपनी राय नहीं दे सकते हैं। इसमें जैसे कि मिलिट्री वाली चीज, अब मिलिट्री में उस टाइम पे भारतीयों को इंक्लूड कर लेते फिर तो वो बहुत ज्यादा वापस से रिवोल्ट कर सकते थे। पोजीशन में जो है इन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट जो है गवर्नर के लिए रखते और बाकी, ठीक है। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बाइकैमरलिज्म, जो अभी तक हम पीछे पड़ रहे थे कि काउंसिल भी हमने इंट्रोड्यूस की थी 1853 में। वो काउंसिल को इन्होंने हटा के बाय, मतलब इसमें दो हाउसेज आते हैं, जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस। जैसे आज के टाइम पे भी पार्लियामेंट में हमारे राज्यसभा लोकसभा है और स्टेट में भी विधानसभा विधान परिषद होती है, तो वैसे ही बायकैमरलिज्म में दो हाउसेज आते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस में इन्होंने उनको इंट्रोड्यूस कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि ठीक है, अभी तक वॉइस रॉय जो है अपने नाम नॉमिनेट करता था कि मेरे ये तीन लोग हैं, मैं अपने एग्जीक्यूटिव में इन तीन लोगों को रखूंगा। उसके बाद उन्होंने पहले भारतीयों को रखा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को रखा, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, अब भारतीय बोल रहे थे कि अब ऐसे नहीं चलेगा कि आप अपनी मर्जी से रखो, कि वॉइस रॉय तो अपनी मतलब जिनसे उनकी बातचीत होती है या जो थोड़ा उनको फेवर करते हैं उन लोगों को रख रहे हैं। तो अभी क्या है, इलेक्शन होने चाहिए कि लोग खुद इलेक्ट करके भेजेंगे काउंसिल में
अपर हाउस और लोअर हाउस में कि लोग सिलेक्ट करके भेजेंगे, लोग ही इलेक्ट करके भेजेंगे। हालांकि यहाँ पे अभी डायरेक्ट ऐसे इलेक्शंस उन्होंने नाम नहीं यूज किया था, बट उन्होंने बोला था कि हम खुद चुनकर भेजेंगे। ठीक है, तो इलेक्शन का कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन कहीं नाम ये इलेक्शन जैसे लिखा नहीं था उन्होंने इस एक्ट में कहीं पे भी। तो उनको ये चीज माननी पड़ी थी, क्योंकि अभी छोड़ नहीं चाह रहे थे वो कंट्री को, और उनको कुछ बातें जो है बाकी भी माननी पड़ रही थी। और यहाँ से उन्होंने चुनकर भेजना शुरू किया। अब फ्रेंचाइजी देना मतलब इलेक्शन कौन कौन कर सकते हैं, है ना, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम यूज करते हैं कि जो 18 साल से ऊपर है, एडल्ट हो गए हैं, वो लोग अभी वोट कर सकते हैं। अभी तो ऐसा है, लेकिन लिमिटेड थी ये चीज कि कोई कोई, जैसे मान लो जिसकी जो वहां पे ब्रिटेन की गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, या जो बहुत ही अमीर लोग हैं, या जो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो कुछ कुछ लिमिटेड इस तरह से उन्होंने सिलेक्ट कर रखे थे कि इन लोगों को हम चूज करने का मौका दे सकते हैं कि आप अपने लोग भेज दीजिए। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट इसमें जो चीज होती है, अभी तक हमने पढ़ा था 1909 में मुस्लिम्स को उन्होंने इलेक्टोरेट्स दे दिए थे कि उनकी डिवीजन कर दिया था एक तरह से। अब वही कम्युनल संप्रदाय रिप्रेजेंटेशन किसको मिल गई? सिख को, यूरोपियंस को और एंग्लो इंडियंस को। ठीक है, एंग्लो इंडियंस मतलब जो इंडिया मतलब शादी कर लेते थे और जो आगे उनके फैमिली थी उनको एंग्लो इंडियंस कहते हैं, जो इंडिया में ही सेटल हो चुके हैं एक तरह से। ठीक है, तो इन लोगों को अभी सबको ये तो याद रहता है कि 1909 में किसको मिले थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स? वो थे मुस्लिम्स को। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं कि सिख को सेपरेट इलेक्टोरेट्स कौन से एक्ट में मिले थे? तो 1919 में मिले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, अभी एक बात इसमें ये है कि इससे पहले भी बहुत कुछ अभी हो चुका है। 1919 में जब उन्होंने मोन्टैक्स रिफॉर्म्स आए, तो 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल गया था। 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल गया था। 1928 में नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। जिन्ना जी ने उसके बाद अपनी रिपोर्ट दे दी थी कि ये चीज होनी चाहिए, हमें अलग देश चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। स्वराज डिक्लेयर कर दिया था नेहरू जी ने 1928 में, है ना। जो 1919 में एक और चीज भी लिखी थी कि हम 10 साल के बाद इस एक्ट को रिव्यू करेंगे और एक कमीशन भेजेंगे, साइमन कमीशन, कि ये काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो वो उस तरह से जो भी उसमें चेंजेस करने हैं उसके लिए। लेकिन साइमन कमीशन था क्या? उसमें 7 लोग आए थे लंदन से देखने कि इंडिया में हम काम कैसा चल रहा है। तो अब वो सारे के सारे लंदन से ही थे, तो उनके अकॉर्डिंग तो अच्छा ही चल रहा था। उन्होंने सेपरेट भी कर दिया, पहले मुस्लिम्स को कर दिया, उसके बाद सिख को भी कर दिया, एंग्लो इंडियंस को भी कर दिया, है ना। तो लेकिन साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विद्रोह किया गया था, उसको साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए। ठीक है, और गांधी जी इस चीज से बहुत परेशान भी थे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सत्याग्रह पे चले जाऊंगा, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, और ये मैं होने नहीं दूंगा कि कुछ भी जो है सेपरेशन हमारे बीच में कुछ डिवीजन नहीं होने दूंगा, आप जो है रिजर्वेशन रख दो। ठीक है, आप जो है रिजर्वेशन रख। इस कमीशन के लिए फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी साइमन कमीशन की। कॉन्फ्रेंसेस को भी अपोज किया गया, मुस्लिम लीग ने भी अपोज किया, और पहली कॉन्फ्रेंस को तो कांग्रेस ने भी अपोज किया। और दूसरी कॉन्फ्रेंस के बाद जो है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में बातचीत हुई कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जो बात है, ये बी आर अम्बेडकर जी इस बात से सहमत थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उन्होंने खुद भी बहुत सी चीजें फेस की थी। उनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, उनको ये छोटे से बड़े होते, उन्होंने बहुत ज्यादा डिफ्रेंसिएशन देखा था कि जो भी कास्टिज्म के बेस पे जो है रिप्रेजेंटेशन होता है, तो
जब ये कम्युनल अवार्ड्स की बात करने लग गई थी साइमन कमीशन की, हम आगे भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे, तो वो चीज को कैंसिल करने के लिए गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ रख दिया था, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी ने भी इसको फेवर किया। लेकिन इनका फास्ट तोड़वाने के लिए इनकी बातचीत हुई बी आर अम्बेडकर से, और इन्होंने पैक्ट किया, पूना पैक्ट। ठीक है, तो इससे आगे जो है नहीं बटा, वो बच गया। फिर आता है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी यहाँ पे ये लोग क्या बात करते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन की। फेडरेशन क्या होता है? संघ। कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप देखोगे, वो भी उसमें क्या है, अलग अलग संघ है, अलग अलग कंट्रीज हैं जो साथ में आई हैं, और वो एज द कंट्री रन करती है। तो हो सकता है कि इंडिया भी वैसे काम कर सकती थी, है ना? तो लेकिन ये फेडरेशन बन नहीं पाई, स्टेट्स भी मान जाती हैं जो अपने अलग, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, जो भी प्रांत है अपने काम कर रहे हैं, उनको भी ये चीज थी, तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन बना देंगे इंडिया की। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया भी होता फिर। लेकिन ये फेडरेशन बनी, प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग नहीं महसूस। ठीक है, अब जो इन्होंने प्रोविंसेस में, जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, सब्जेक्ट्स डिवाइड हो गए थे सेंटर और प्रोविंसेस के, प्रोविंसेस में ट्रांसफर्ड, और ये शासन इन्होंने समाप्त कर दिए और प्रांतीय स्वायत्तता दे दी, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, कि प्रोविंसेस को, प्रांतों को खुली छूट है, वो अपने कानून जैसे भी उनको बनाने हैं बनाए। जो रिजर्व सब्जेक्ट जो उन्होंने रखे थे गवर्नर के लिए, वो इन्होंने अब कैंसिल कर दिया, कि ठीक है, आप अपना प्रांत संभालो, आपको जैसे भी काम करना है आप करो, हम लोग आपको बीच में तंग नहीं करेंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब क्या करते हैं ये, कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डिप्रेस्ड क्लासेस को इंट्रोड्यूस होते हैं 1935 में। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार किया। अच्छा, स्टार्टिंग कहां से हुई थी इसकी? 1909 से। 1909 से मुस्लिम्स को दिए, उसके बाद 1919 में जहां सिख को दिए, एंग्लो इंडियंस को दिए और यूरोपियंस को दिए, और अब इन्होंने वही चीज क्या की, दलित वर्गों को भी ऐड कर दी। ठीक है, तो इन तीनों में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स बढ़ाते ही गए। साथ ही के साथ इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि जो आज के टाइम पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है, वो बनाया गया था 1935 के एक्ट से। फेडरल कोर्ट, जिसका नाम 10-12 साल हमने चेंज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो भी 35 में ही बना गया था या स्थापित किया गया। ठीक है, और इन्होंने बर्मा को भी इंडिया से, मतलब इन्होंने, ऐसा नहीं है कि बर्मा इंडिया के अंदर आता था, इंडिया के अंदर वो नहीं आता, लेकिन उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करती थी इंडिया में, वैसे ही उसका कुछ कागजी काम, कुछ कुछ चीजें जो है इंडिया में होती थी, तो वो चीज भी उन्होंने यहाँ पे 1935 में अलग कर दी, कि ठीक है, अब बर्मा का काम बर्मा संभाले और इंडिया से अलग कर दी। ठीक, फिर आता है फाइनली एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या होता है, इसको माउंट बैटन प्लान भी बोलते हैं, जिससे माउंट बैटन प्लान क्या था, वो प्लान था जिसमें उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने की बात की थी, और भी उसमें कुछ चीजें थी कि हम दोनों को जो है
स्वतंत्र बना देंगे, दोनों को उनके एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ा देंगे, भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं, संविधान सभा बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग संविधान बना सकते हैं। हम उस चीज में अब नहीं आएंगे। जो है ब्रिटिश शासन समाप्त किया, दो स्वतंत्र राष्ट्रों का को अपने अपने संविधान बनाने के लिए अधिक, ठीक है, पावर दे दी कि आप जो है विधान सभा बनाए, वो सभाएं अपने अपने संविधान भी बनाए। ये चीज उन्होंने बोली थी 20 फरवरी को कि 3 जून को जो माउंट बैटन प्लान आएगा उस प्लान में ये चीजें होंगी। जो 3 जून को वो आया उसको एक्सेप्ट किया गया 18 जुलाई को, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही स्वीकृति मिली, रॉयल एक्सेप्टेंस मिली उस चीज को कि ठीक है ये प्लान एक्सेप्ट किया गया और 15 अगस्त को जो है भारत आजाद हो गया ब्रिटिश राज से। जो संविधान सभा उस टाइम पे बनी थी वो सभा एक ही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ही थी, लेकिन वो दो तरह से काम करती थी। जब वो कानून बनाने के लिए काम करती थी तो उसको विधायी निकाय बोलते थे, ठीक है, और उसके हेड होते थे हमारे जीवी मावरन। और जब वो संविधान बनाने के काम से रिलेटेड जब मिली तो वो संवैधानिक निकाय कहा जाता था, उसके हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो अभी कर लिया 1773 से कंपनी के रूल 1858 तक ये था कंपनी का रूल। 1858 से 1947 था, ठीक है। उनका रूल भी अब यहाँ पे खत्म हो, उसके कुछ एक क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा जो अभी तक हमने करा है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आक्षरिक में विभाजित किया गया था? सब्जेक्ट कहाँ पे डिवाइड किए थे, कौन से एक्ट में डिवाइड किए थे प्रोविंसेस के? जो हमने पढ़ा था कि सेंटर और प्रोविंसेस के सब्जेक्ट अलग कर दिए हैं, फिर प्रोविंसेस में जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे और रिजर्व सब्जेक्ट थे, जो कि रिजर्व वाले थे जो गवर्नर लेगा। और ये ट्रांसफर जिसमें आप हल्के फुल्के चेंजेस कर सकते हो, एग्रीकल्चर से वाले मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे डिफेंस, मिलिट्री, फाइनेंसेस, ये वाले सब्जेक्ट्स है ना। तो ये कौन से क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर है रिफॉर्म एक्ट 1919, 1919 के एक्ट में ये इन्होंने सब्जेक्ट्स डिवाइड किए थे, या दोहरी सरकार या इसको डिवाइड करके लाई थी प्रोविंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो कौन कौन सी चीजें कब कब आई? अभी ये तो हमने पढ़ा 1909 में 1919 में मुनटैग-कैलमसॉल रिफॉर्म आए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे। किसको दिए थे? मुस्लिम्स को। इन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे। किसको दिए थे? सिख को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। इसी एक्ट में बात की थी उन्होंने कि 10 साल बाद जो है साइमन कमीशन आएगी और इस एक्ट को रिव्यू करेगी कि ये काम ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसमें कुछ चेंज आने। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये जो है 2 साल पहले, क्योंकि काफी चीजें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, काफी कुछ चल रहा था, तो इसके अगेंस्ट में, तो ये 2 साल पहले ही आ गई थी। तो ये आई थी 1927 में।
और क्रिप्स मिशन आपका आया था 1940। क्रिप्स मिशन आया था कि ठीक है आप अपनी कैबिनेट बनाओ और अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करो, ठीक है। तो अब आप सीक्वेंस देख लीजिए, सबसे पहले कौन सा आया था, मॉर्लेमेंटो, सेकंड कौन सा आया था, टैकेंसो, उसके बाद थर्ड, और लास्ट में जो है क्रिप्स मिशन लास्ट आया था। अगर आप सीधे बेस में टिक लगा सकते हो, आंसर नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिख गॉट स्पेशल इलेक्टोरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ। अभी ये तो आपने अभी ही पढ़ा था, आपको बताना पड़ेगा, 1919 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। कौन से ईयर में आया था कम्युनल इलेक्टोरेट्स, सांप्रदायिक निर्वाचन कौन से साल में आया था, ये आया था 1909 में, सबसे पहले जब इन्होंने मुस्लिम्स को दिया था। पिट्स इंडिया एक्ट, ये था जब हम कंपनी को रेगुलेट कर रहे थे, तो सबसे पहले आया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। उसके 10 साल के बाद आया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स जो थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट की खासियत क्या थी, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये थी कि उन्होंने डायरकी इंट्रोड्यूस की थी, मतलब दोहरी सरकार, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल कानून से रिलेटेड चीजें करेंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अलग बॉडी बना दी जो कि सिर्फ व्यापार से रिलेटेड चीजें देखेंगी। तो कमर्शियल डिस्टिंग्विश कर दिए, और ब्रिटिश टेरिटरी को, मतलब जो ब्रिटिश की जो भी जगहें थी उनको अपने पोजेशन बोल दिया था, ठीक है। तो ये आया था 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेटिंग अप ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इज अ पार्ट ऑफ, अभी ये फेडरल कोर्ट की बात नहीं हो रही है, फेडरल कोर्ट अभी हमने पढ़ा कौन से ईयर में आया था, 1935 के। इसका नाम चेंज कर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना, ठीक है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा था, जो कि बना था कंपनी की चीजों को देखने के लिए इंडिया में, क्योंकि कंपनी जो थी ब्रिटेन की थी, ब्रिटिश कंपनी थी, और इंडिया, तो दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा गैप है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो वो अपने काम जो है यहीं पे सुलझा ले, उसके लिए ये एक्ट रेगुलेट करने के लिए, तो जो पहला ही एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 73, उस टाइम पे ये सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा सेटअप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म फैलाने के अनुमति दी। तो ये कौन से एक्ट से आया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज कब से इंट्रोड्यूस हुई थी, वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई थी, ये हमने कल ही पढ़ा था 1813 के चार्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के सीधे शासन के अधीन भारत के शासन के लिए पहला कानून कौन सा था। अभी कंपनी ने जब तक रूल किया, और कंपनी के बाद ब्रिटिश सरकार ने कब अपना शासन शुरू किया, कौन से एक्ट से शुरू किया, वो पूछ रहा है ये, बताओ। तो वो कौन सा था, स्पॉन म्यूटिनी के बाद, जब उनको लगा कि कंपनी ने तो तबाही मचा दी है भारत में, उसके बाद ये आया था हमारा इंडिया एक्ट 1858।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत परिषद को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्न संबोधित करने की शक्ति प्राप्त थी? तो बजट में कब वो बात कर सकते थे कि अभी तक तो उनको पहले काउंसिल में उनको ऐड कर दिया एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। ये कब उन्होंने ऐड किया था? 1861 में। ठीक है, 1860 में उन्होंने एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड किया कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमें भारतीयों को भी अपने साथ लाना पड़ेगा, उनको थोड़ा बहलाना पड़ेगा, है ना। फिर जब उनको समझ में आने लग गई, अब तो कब से 1813 से तो क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ गई हैं, वेस्टर्न एजुकेशन भी आ गई है, तो अब थोड़े भारतीय भी समझदार हो रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें हमें तो इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं जब हमारे लॉज बनाए जा रहे हैं, है ना। तो फिर इन्होंने क्या किया कि 1892 में इन्होंने बोला कि अभी हमें और पावर्स चाहिए। तो यहाँ इस एक्ट में 1892 में इन्होंने बोला कि ठीक है, आप बजट में आप बता सकते हो कि हमें रेलवेज के लिए बजट चाहिए, हमें एग्रीकल्चर के लिए बजट चाहिए, उसमें आप बोल सकते हो, अपना डिस्कशन कर सकते हो, कौन जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है जो भारतीय हैं उनका भी इसमें सुनी जाएंगी बातें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, under which government of India Act federation and provincial autonomy were introduced in India? फेडरेशन और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत, अभी हमने पढ़ा इसको थोड़ी देर पहले कि प्रांतीय स्वायत्ता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें कौन से वाले एक्ट में मिली थी, आप पहले सोच के बताइए। 1935 में जब उन्होंने डायरकी खत्म की, जो उनके ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स थे प्रोविंसेस के, ये उन्होंने खत्म की, कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी कि आप रिजर्व सब्जेक्ट्स भी आप ही रखो, आप ही इसके कानून बनाओ, अब हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ थोड़ा हमारा रिवीजन भी हो गया। अब बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।